हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले जो आज का हमारा टॉपिक है उससे पहले बताऊं आपको कि कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर जब आप टॉपिक कराएंगे तो हमें होमवर्क भी दीजिए। तो बहुत अच्छी बात है कि आप होमवर्क करना चाहते हैं। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे, जो हम बेसिक्स करेंगे सारे, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 है जो एम एल अग्रवाल में दी गई है। वो बुक मैंने टेलीग्राम पर अभी अपलोड कर दी है। फर्स्ट चैप्टर अपलोड किया है और अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि बेटर है बच्चों, अब आप 12th क्लास में हो तो आप बुक जल्दी से जल्दी परचेज कर लो। लेकिन क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ बच्चे अभी बुक परचेज कर रहे हैं, कईयों ने ऑर्डर की हुई है, तो जल्दी आपके पास वो बुक आ जाएगी। लेकिन तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का जो कंसेप्ट है पूरा एक्सरसाइज 1.2 को लेकर है। उसमें आपको बताया गया अर्थमेटिक फंक्शंस के बारे में। अर्थमेटिक फंक्शंस क्या होते हैं कि जिनका डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और उनकी जो रेंज होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। यानी इसके अंदर आप जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो आप एज ए डोमेन ले सकते हो। यानी 1 से अगर स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 जितने मर्जी, जितनी भी ज़रूरत है आपकी, और जो उसका आउटपुट आएगा, जो रेंज आएगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकती है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़्यादा बेसिक आपको, मतलब ज़्यादा डिटेल में आपको करने की ज़रूरत है नहीं, और थोड़ा बहुत जो बेसिक चाहिए था वो मैंने इसका वन शॉट वीडियो डाला हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि पिछले साल हमने किया नहीं था। तो उसके वन शॉट में जितना भी आपको दिया गया वो इनफ है आपको ये समझने के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है। अब ये जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन को आप नंबर थ्योरेटिक फंक्शन भी बोल सकते हो। तो अगर आपसे बोला जाता है कि राइट नंबर थ्योरेटिक फंक्शन या व्हाट इज़ नंबर थ्योरेटिक फंक्शन और अर्थमेटिक फंक्शन, तो आपको ये डेफिनेशन वहाँ पर देनी है। ठीक है। अब यह फंक्शन जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है, ये टी नहीं है एक्चुअली, ये बुक में आपकी थोड़ा सा सिंबल जो बना हुआ है वो टी की शेप में होता है, इसको बोलते हैं टाउ। ठीक है। ताऊ नहीं मत बोल देना, ये भी एक ग्रीक लेटर होता है टाउ, तो इसको टाउ बोलते हैं। टाउ ऑफ एन कह रहा था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, यानी एन के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स पॉसिबल होंगे वो यहाँ पर वैल्यू आएगी। मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं 10। तो अब 10 के देखो पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से होते हैं। एक 1 हो गया, 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके कितने पॉजिटिव कितने डिवाइजर आए, इसके 4 डिवाइजर आए। तो यहाँ पर जो आंसर है ये 4 आएगा। ये नहीं लिखना है, ये आप एक्सप्लेन करने के लिए आप साइड में लिख सकते हो कि नंबर ऑफ डिवाइजर और डिवाइजर ऑफ 10 आर 1 2 5 एंड 10, देयरफॉर टी एन टाउ 10 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन होता है इसमें एक एडिटिव फंक्शन होता है। इस एडिटिव फंक्शन में क्या होता है, ऐसे कोई भी अर्थमेटिक फंक्शन, ये सब है अर्थमेटिक फंक्शन ही, तो ऐसा कोई भी अर्थमेटिक फंक्शन को आप एडिटिव बोलोगे इफ़ फॉर को प्राइम नेचुरल नंबर n1 एंड n2। को प्राइम वर्ड आपको ध्यान होगा, को प्राइम का मतलब होता है जिसका HCF 1 आता है। ऐसे कोई भी दो नंबर HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो ऐसे कोई भी दो नंबर है जिनका HCF 1 आता है और उसमें अगर आप ये प्रॉपर्टी वो होल्ड करता है fn1n2 इज इक्वल्स टू fn1 प्लस में fn2, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये फंक्शन एडिटिव है। करेंगे क्वेश्चन भी इसके डिटेल में हम आगे। और इस फंक्शन को कम्प्लीटली एडिटिव अगर हम बोलते हैं तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर को प्राइम का जो कंडीशन थी वो कंडीशन हट जाती है। अब ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी के लिए अप्लाई होगा। ठीक है। तो इस तरह का फंक्शन होता है, उसको हम बोलेंगे कम्प्लीटली एडिटिव। अब इसी तरह से कम्प्लीटली मल्टीप्लिकेटिव या फिर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन भी होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। बस यहाँ पर जो एडिटिव वर्ड आज यूज़ हो रहा है इसमें आप कर देंगे मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव किया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव कर देंगे। ठीक है। और जो प्रॉपर्टी है fn1 n2, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा। फिर नीचे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्प्लीटली मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ भी मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। इफ़ फॉर ऑल नेचुरल नंबर n1 n2 fn1 n2 इज इक्वल्स टू fn1 डॉट fn2। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया हुआ है टी एन, कहता है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। और इसको हमें चेक करना है कि ये फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, एडिटिव फंक्शन है, क्या है। तो यहाँ पर हमने जैसे अगर ये फंक्शन लेते हैं कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, जैसे यहाँ पर हमने एन की जगह पुट कर दिया अब 6, यानी हमें क्या करना है, 6 के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर है उन सब का सम करना है। अब 6 का पॉजिटिव डिवाइजर एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। तो इन सबको आपने प्लस किया, प्लस करके वैल्यू आ गई इसकी 12। यानी अगर हम यहाँ पर ये टेबल जो हमने बनाई हुई है, इस टेबल में जो 6 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 की वैल्यू 12 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर 8 लेते हैं तो 8 के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो क्या क्या बनेंगे, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया और एक 8 खुद हो गया। तो इन सब का आप सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15।
ठीक है। अब ऐसे ही मान लो ये 1 है, तो 1 का पॉजिटिव डिवाइज़र क्या होता है, 1 ही होता है, तो उसका सम करोगे तो वो तो 1 आएगा। और उसके बाद आ गया 2। अब 2 का पॉजिटिव डिवाइज़र में एक तो 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, 2 हो गए। इन दोनों का आप सम करोगे तो 3 आ गया। 3 के पॉजिटिव डिवाइज़र एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, इनका सम करेंगे तो 4 आ गया। 4 के पॉजिटिव डिवाइज़र में एक 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 4 हो गया। इन सबको आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 7। 5 का करेंगे तो 1 और 5 होगा सिर्फ, तो 1 और 5 को प्लस करेंगे 6 हो गया। 7 को भी करेंगे तो इसका 8 हो जाएगा। 9 के क्या क्या आ सकते हैं, एक तो 1 आ सकता है, एक 3 आ सकता है और एक 9 खुद आ सकता है। तो कितना आ गया इसका टोटल, 9 3 12 और 1 13। 10 को देखोगे, 10 के फैक्टर में एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 5 आ गया और एक 10 खुद हो गया। तो 10 + 5 15, 15 और 3 18। तो इस तरह से ये आपका फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई। ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन किस तरह का फंक्शन है। तो हम यहाँ पर जो नंबर है, पहले इसको 2 से चेक करते हैं। इस 2 को हम ऐसे 2 नंबर में तोड़ सकते हैं जो को प्राइम नंबर होंगे। तो हमने क्या करा, हमने निकाला n3। तो n3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n3 इंटू में 1। अब जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन था, उसमें क्या था कि भाई इन दोनों को अगर आप अलग अलग करते हो, सॉरी 2 ले लेते हम पहले हम 2 ले लेते, फिर 3 को बाद में देखेंगे। तो इसको अगर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन में अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा ऐसे n2 इंटू में n1। अब n2 की वैल्यू देखो, n2 की वैल्यू है 3 और n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू है 1। तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ गया। तो ये जो वैल्यू थी आपके पास n2 की वैल्यू, उसी के बराबर आ गया ना ये। तो इसका मतलब यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि ये फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है। और हम चेक कर लेते हैं आगे, मतलब 3 से चेक करते हैं n3। तो 3 को आप लिख सकते हो ऐसे 3 इंटू में 1। तो यहाँ पर आ गया n3 इंटू में n1। तो n3 की वैल्यू आपके पास है कितनी, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 4। तो ये 4 किसके बराबर था, n3 के बराबर था। तो और कहीं से चेक कर लो, मान लो हम 6 ले लेते हैं n6। अब 6 को आप कैसे तोड़ सकते हो, ऐसे दो तोड़ने जो को प्राइम हो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। n2 इंटू में n3, 2 इंटू 3 कर सकते हो, क्योंकि 2 और 3 दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, n2 की जो वैल्यू है और यहाँ पर हो गया n3, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। n2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है। n3 की वैल्यू कितनी है, 4, 4 3 आ गया 12। 12 किसकी वैल्यू थी, 6 की वैल्यू थी। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर कि जब आप इसको n2 इंटू 3 कर रहे हो तो ये n6 के ही बराबर आएगा। ठीक, तो इस तरह के इससे आपको पता लगता है कि ये फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो इट इज़ ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ऐसे अगर आप इसको चेक करते हैं, यहाँ पर क्या आपके पास सिग्मा एन की वैल्यू क्या, नंबर्स ऑफ प्राइम लेस देन इक्वल्स टू एन, यानी जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो उससे पहले या उसके बराबर कितने कौन कौन से प्राइम नंबर है, यहाँ पर कितने प्राइम नंबर है। जैसे 7 है, 7 का प्राइम नंबर, 7 से पहले तक प्राइम नंबर क्या हो गया, एक तो 2 हो गया और एक 3 हो गया, एक 5 हो गया और 7 खुद भी तो प्राइम होता है। तो ये 4 आ गया, यानी इसकी वैल्यू होगी 4। अब यहाँ पर जब n1 आप लोगे तो 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 1 प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो इसमें जो सिग्मा एन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है क्योंकि जो 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो और वो प्राइम हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से छोटा प्राइम नंबर तो नहीं होगा, लेकिन 2 के इक्वल हो सकता है खुद 2, वो भी प्राइम नंबर है एक। जब आप 3 लेंगे तो 3 से छोटे प्राइम नंबर में एक 2 आ गया और एक 3 आ गया, यानी 2 हो गए। 4 से छोटे प्राइम नंबर में भी 2 और 3 आएंगे, तो यहाँ भी वैल्यू 2 होगी। 5 में 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो 3 वैल्यू होगी इसकी। 6 में वही 2 3 5, यहाँ भी 3 हो गया। 7 में हमने निकाला ही है, 4 आ गया। 8 में निकालेंगे तो वो भी 7 तक ही प्राइम नंबर हुए, 8 तो प्राइम नंबर नहीं होता, तो इसकी वैल्यू भी 4 आ गई। अब यहाँ से भी चेक करके देखते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है। अगर यहाँ पर हमने मान लो हम 1 और 2 को भी लेके देख लेते हैं कि 1 और 2 ये दोनों भी को प्राइम नंबर है, तो n1 की जो वैल्यू है, n1 को तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा n1 इंटू में 1, ठीक है। अब n1 की जो वैल्यू है इंटू में n1 की वैल्यू, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, यानी 0 ही आ गई। तो ये किसके बराबर हो गया, n1 के बराबर हो गया। यानी यहाँ से भी हमें समझ में आ रहा है कि जो फंक्शन है ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। और कहीं से ले लो, मान लो आप सीधा 8 से ले लेते हो n8, तो इसको 2 को प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं क्या,
को प्राइम नंबर में देखो इसके 2 और 4 करोगे तो को प्राइम नहीं आएगा। हाँ, अगर 1 और 8 करोगे तो को प्राइम हो जाएगा। तो n1 इंटू में n8, तो n1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है और n8 की वैल्यू है 4, तो ये आ गया 0 और ये बराबर किसके आया, n1 के बराबर आया है। तो ये n1 के बराबर नहीं आ रहा, तो और भी चेक कर लेते हैं हम, एक बार और चेक कर लेते हैं। ये n1 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लो, मान लो 6 को देख लो, 6 को 2 प्राइम नंबर में तोड़ते हैं, एक तो 2 और 3 हो गया, तो n2 की वैल्यू और इनटू में n3, तो n2 की वैल्यू आपके पास 1 है और n3 की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया 2। लेकिन जो n6 है उसकी वैल्यू 3 है, तो इज़ नॉट इक्वल्स टू n6। तो इसका मतलब 2 एग्जांपल से आपने शो कर दिया कि ये जो नंबर है, ये जो फंक्शन है, ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात। और कुछ एडिटिव के एग्जांपल देख लेते हैं, एडिटिव फंक्शन के भी ऐसे आपको चेक करना है। अब यहाँ पर आपको 2 फंक्शन ये दिए हुए हैं, क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं, कहते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ एन। दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें आपको डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर लेने हैं, यानी कहीं पर अगर रिपीट कर रहा है, जैसे अगर हम 12 लेते हैं, 12 के जो प्राइम फैक्टर है, एक तो 2 हो गया और एक 3 हो गया, तो ये डिस्टिंक्ट हो गए। लेकिन जब टोटल की बात करेंगे तो 2 उसमें 2 बार आ रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है यहाँ पर इस पार्ट में जो उसकी वैल्यू है वो तो हो जाएगी 2, क्योंकि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर में क्या है, एक 2 है और एक 3 है। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर में टोटल लेने हैं आपको, डिस्टिंक्ट नहीं बोला हुआ उसने, तो 2 यहाँ पर 2 बार आएगा और 3 भी आएगा, तो यानी वहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपके पास ओमेगा 6 है, ओमेगा 6 के जो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर होते हैं, एक तो 2 होता है और एक 3 होता है। ठीक है, 6 को आप ऐसे लिखते हो, तो ये दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट है, तो ये दोनों डिस्टिंक्ट है, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2। लेकिन जब आप यहाँ ओमेगा 8 निकाल रहे हो तो 8 को आप कैसे लिखते हो, 8 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ नहीं किया, अगर डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ करेगा, यानी ये वाले कॉलम में जब आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि डिस्टिंक्ट यहाँ पर सिर्फ एक ही है, वो तो रिपीट हो रहे हैं ना, 2 2 2 तो रिपीट हो रहे हैं, तो एक ही प्राइम फैक्टर है मेनली। लेकिन जब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है, तो इस वाले फंक्शन में इसकी वैल्यू 3 आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्या लैंग्वेज दी गई है, उसी लैंग्वेज के हिसाब से ही आपको अपना आंसर देना है। ये नहीं सोचना कि भैया यहाँ कुछ भी लिख दो उसी से काम चल जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 का तो प्राइम फैक्टर कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि 1 खुद ही प्राइम नंबर नहीं है, तो उसका फैक्टर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब यहाँ पर आ जाओ 2 का प्राइम फैक्टर एक ही होता है, खुद 2 होता है, 3 का भी एक होता है, 4 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 होते हैं, लेकिन आपको डिस्टिंक्ट लिखने हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2, सॉरी यहाँ पर आ जाएगी 1, वहाँ पर आएगी 2, क्योंकि यहाँ तो डिस्टिंक्ट लिखने, यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि 4 के 2 प्राइम फैक्टर हो गए 2 एंड 2। 5 का एक ही प्राइम फैक्टर होता है, यहाँ भी एक ही आएगा, इसको भी फिल ही कर लेते हैं, इसका तो यही रहेगा 0 1 1। अब यहाँ 6 है, 6 के हम प्राइम फैक्टर हमने निकाले, यहाँ पर वैल्यू 2 है, यहाँ पर 6 के प्राइम फैक्टर निकालोगे, यहाँ भी 2 है, क्योंकि 2 ही प्राइम फैक्टर है आपके पास। 7 के जो प्राइम फैक्टर हैं तो वो आ जाएगा आपके पास एक 7 ही रहेगा बस, यहाँ पर भी 7 का प्राइम फैक्टर एक 7 ही रहेगा, यहाँ पर 1 नंबर ऑफ फैक्टर लिखने हैं, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है, 7 नहीं लिखना। तो इस तरह से ये टेबल आपकी बन गई। अब चेक कर लेते हैं कि एडिटिव फंक्शन है या नहीं है। तो एडिटिव फंक्शन में मान लो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, मान लो मैं 4 से ले लेता हूँ। अब 4 के यहाँ पर आपको डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर लेने हैं, तो को प्राइम नंबर लेने हैं, तो वो क्या आएंगे आपके पास, एक आपने लिया 1 और एक लिया आपने 4। ठीक है, अब एडिटिव फंक्शन में क्या होता है, n1 प्लस में n4 के बराबर आना चाहिए। तो n1 की तो वैल्यू आपके पास 0 है, n4 की वैल्यू 1 है, इसको आप ऐड करोगे तो 1 आ गया, 1 का मतलब ये n4 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये फंक्शन एडिटिव समझ में आ रहा है हमें। एक और कहीं से एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आप 8 का ही ले लेते हैं, या 8 को छोड़ो 6 का लेते हैं। 6 में आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू में 3, तो इसको आप करोगे n2 प्लस में n3। n2 की वैल्यू आपके पास 1 है, n3 की वैल्यू भी आपके पास 1 है, कितनी आ गई 2, और जो n6 था वो भी 2 था, तो ये n6 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन एडिटिव फंक्शन है। लेकिन जो ये वाला आपको दिया हुआ है ये एडिटिव तो है, लेकिन ये कम्प्लीटली एडिटिव है। इसमें अगर आप देखोगे ज़रूर नहीं कि आप प्राइम फैक्टर ही लो। जैसे अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 4 को ले लेते हैं,
ओमेगा 4। तो इस 4 को हमने दो पार्ट में तोड़ा, ऐसे 2 and 2 में 2। ठीक है, अब ये 2 और 2 दोनों को प्राइम नंबर तो नहीं है ना, नेचुरल नंबर है बस। तो यहाँ 2 और 2 को अलग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 ओमेगा 2। ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, प्लस आएगा बीच में 1 + 1, 2 आ गया। और ये किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा 4 की वैल्यू आ गई। तो यानी यहाँ पर जो आपने नंबर लिए थे वो नंबर को प्राइम नहीं थे, लेकिन आपने जब उसमें प्रॉपर्टी लगाई तो वो प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। यानी इस तरह का जो फंक्शन होता है जिसमें आपको को प्राइम की ज़रूरत नहीं है, उस फंक्शन को बोलते हैं कंप्लीटली एडिटिव फंक्शन। तो बच्चों ये एक्सरसाइज का जो बेसिक्स था वो बेसिक्स आपने समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर करें। और इसकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको आप निकाल के रखें, उसकी वीडियो आपको एक दिन बाद मिल जाएगी। फिर आप उससे मैच कर सकते हैं कि हमें आपको कितना समझ में आया था और कितना आपने अपने आप सॉल्व कर लिया। जो प्रॉब्लम होगी वो वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ जाएगी, जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।